बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये एक तिब्बी चैनल है, इसे ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी तिब्बी मालूमात पहुँचती रहें। आज हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एडीमा, यानी इसे हम अगर डिफ़ाइन करें कि पल्मोनरी एडीमा क्या होता है, तो हवा फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों के अंदर फ्लूइड या रतूबत का जमा हो जाना पल्मोनरी एडीमा कहलाता है। हम इसको दो हिस्सों में बुनियादी तौर पर तकसीम करते हैं, एक दिल की खराबी की वजह से पल्मोनरी एडीमा होना और दूसरा दिल की खराबी के अलावा फेफड़ों की वजह से या जिगर और गुर्दों की खराबी की वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल की खराबी की वजह से पल्मोनरी एडीमा कैसे होता है। हम देखते हैं कि अगर पल्मोनरी वाल यानी जहाँ से खून जो है, साफ खून फेफड़ों से हमारे बाएं उज़्न के अंदर आता है, यानी लेफ़्ट ऑट्रम में आता है, अगर वो वाल जो तंग हो जाए तो खून पूरी तरह जो है वो हमारे लेफ़्ट ऑट्रम में नहीं आ सकेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि पीछे खून फेफड़ों के अंदर मौजूद खून की जो नालियां हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेट जो है वो पल्मोनरी एडीमा पैदा कर सकता है। सेकंड, हम देखते हैं कि अगर हमारे दिल के बाएं तरफ जो माइट्रल वाल्व लगा हुआ है, यानी हमारे लेफ़्ट ऑट्रम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, अगर उसके अंदर लीकेज स्टार्ट हो जाए तो जिस वक्त हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो पूरा खून जो है वो आगे जिस्म में नहीं धकेल सकेगा, बल्कि कुछ हिस्सा उसका वापस जो है लेफ़्ट ऑट्रम में चला जाएगा और वहाँ से फिर वो फेफड़ों की खून की नालियों में जाएगा और वहाँ पर यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप कर देगा, जिसका नतीजा बिलाखिर ये निकलेगा कि फेफड़ों की जो है हवा की नालियों के अंदर फिर जो है वो पानी का इल्तमा हो जाएगा। तीसरी इसकी बड़ी वजह और बहुत ही कॉमन जो वजह जो है वो लेफ़्ट हार्ट का जो है वो फेल हो जाना। जब किसी मरीज़ को हार्ट अटैक होता है तो उसमें 95% जो है हमारा लेफ़्ट हार्ट जो है वो ही मुतासर होता है और उसके अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा मुतासर होता है, वो अपना काम नहीं करता। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल अपना काम नहीं करेगा, जिसका काम ये है कि पूरी बॉडी की तरफ खून को धकेलना, जब वो कमज़ोर हो जाता है और वो नहीं धकेल सकता तो जो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए खून हमारे जिस लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रहा है वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ऐसा वो हमारे लेफ़्ट ऑट्रम में खून जमा होगा और वहाँ से फिर जो है पल्मोनरी आर्टरीज तक ये पहुँचेगा और फेफड़ों के अंदर जो है खून, फेफड़ों की हवा की नालियों के अंदर जो पानी की जो है वो मिकदार बढ़ा देगा और वहाँ पर रतूबत जमा होना शुरू हो जाएंगी, जो भी जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी एडीमा हो गया है। इसके बाद ये है कि अगर एरोटिक वाल्व है अगर वो तंग हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक है, तो जैसे लेफ़्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा वो पूरा खून जो है पूरे जिस्म में नहीं धकेल सकेगा। नतीजा क्या होगा कि फिर ये प्रेशर डेवलप होता चले जाएगा बैक साइड पे, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर डेवलप होगा, फिर लेफ़्ट ऑट्रम में प्रेशर डेवलप होगा, फिर लंग्स की जो वेंट्स हैं उनके अंदर होगा और अल्टीमेट ये भी पल्मोनरी एडीमा पैदा कर देगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है जिसे हमने कहा कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, उसमें क्या होता है कि समटाइम फेफड़ों के अपने अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, मिसाल के तौर कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से इनकी जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो डैमेज हो जाएं, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। इसके अलावा कैंसर की वजह से अगर ट्यूमर डेवलप हो जाए फेफड़ों के अंदर तो भी बिल आखिर इसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर इसकी कोई वेन जो है वो खुदा न खास्ता ब्लॉक हो जाए तो उस वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। और बाज़ का ये होता है कि फेफड़ों के अंदर जो है वो पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे के तौर पर भी पल्मोनरी एडीमा होता है। और इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि जब किसी मरीज़ को जो है वो ड्रिप लगाई जाती है तो उस IV सेट के साथ एक रेगुलेटर लगा होता है जो दरअसल उतनी मिकदार में जितना कि एफिशिएंट होना चाहिए वो उसको रेगुलेट करता है। अगर किसी वजह से ये मिकदार ज़रूर से ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो ड्रिप जो है वो जिस्म में जाना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे कुछ मरीज़ों को इसी दौरान जो है वो सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि फेफड़ों के अंदर अब पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में जमा हो गया है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। इसे फौरी तौर पर ड्रिप को बंद कर दिया जाता है
और मरीज़ की जान बचाने की बाकी कोशिश की जाती है। इसके अलावा ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हवा के अंदर बहुत टॉक्सिन मैटर्स हैं, यानी जहरीले गैसें हैं, जब वो हमारे हम सांस के हम अंदर ले जाते हैं तो वो भी हमारे जो फेफड़े हैं उनकी नालियों को डैमेज करता है, जिसके नतीजे में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी काज बनती है वो है लिवर सिरोसिस। जब हेपेटाइटिस बी या सी या किसी और की वजह से जिगर जब वो सिकुड़ जाता है तो जिगर का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को पैदा करना। जब खून के अंदर प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर वो कम हो जाता है। जब ये, जिसे हम ऑस्मेटिक प्रेशर भी कहते हैं, जब ये कम हो जाए तो उसके नतीजे के तौर पर ये होता है कि पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, फेफड़ों गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, गुर्दे फेल हो जाएं, उसके नतीजे के तौर पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा जिस्म से लॉस हो जाती है। नतीजा क्या होता है, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके नतीजे के तौर पर फेफड़ों के अंदर पानी की हवा की नाली के अंदर पानी रुकना शुरू हो जाएगा। या किसी और वजह से भी अगर प्रोटीन पेशाब के रास्ते खारिज होती जा रही है, नतीजा क्या निकलेगा, खून के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, नतीजा फिर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। या ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ जिसमें प्रोटीन बहुत ही कम हो, यानी जिस्म के अंदर या खून के अंदर प्रोटीन लेवल ग़िज़ाई किल्लत की वजह से पैदा हो जाए, तो नतीजा फिर क्या निकलेगा कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, नतीजा फिर वही होगा कि पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। अब हम इसकी अलामात की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि हम देखते हैं कि जिस वक्त हवा की नालियों के अंदर एल्वोलाइज के अंदर पानी आ जाएगा तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होगी। जब हम इसके मज़ीद देखेंगे, अगर मरीज़ खांसी करता है तो उसके बलगम के साथ खून भी उसके अंदर शामिल होता है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा के अंदर आम तौर पर ये होता है कैंसर हो जाए या किसी और वजह से जब वेन्स वो रप्चर हो जाती हैं तो खून भी शामिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को खांसी के साथ खून भी आ सकता है। मरीज़ को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, उससे बहुत रेस्टलेस होगी, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके साथ ये होगा कि मरीज़ उसके अंदर बिल्कुल बेहोशी की कैफियत होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसकी मज़ीद भी कई वजूहात हो सकती हैं। अब इसकी हम जब टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले तो हम इसका एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे हमें ये पता चल जाता है कि मरीज़ के दिल की कंडीशन क्या है, क्या हार्ट अटैक लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज कर गया या पूरा हार्ट वो इनलार्ज कर चुका है। इसके अलावा फेफड़ों में मज़ीद देखते हैं कि फेफड़ों के अपने अंदर डैमेज कैसे हो गया था, क्या उसकी आर्टरीज डैमेज हो गई, उसके अंदर कोई कैंसर वगैरह है या कोई और वजह है। मज़ीद हमें यह भी पता चलता है कि मरीज़ के वाल की क्या कंडीशन है, क्या दिल के वाल वो उनमें से कोई दिल का वाल सुकड़ तो नहीं गया, क्या दिल का कोई वाल लीक तो नहीं कर गया। मज़ीद जब हम इसके ऑक्सीजन को और ये गैसेस को जब हम देखते हैं इसके ब्लड के अंदर तो हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। मज़ीद हम प्रोटीन लेवल को देखते हैं तो प्रोटीन लेवल भी हमेशा इसके अंदर कम हो चुका होता है। अगर जिसके साथ जिगर के अमराज भी मुतासर हो तो हम इसके लिए LFTs करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फेफड़ों के अंदर जो पानी आया है उसकी बड़ी वजह लिवर सिरोसिस हो सकती है। और इसके अलावा हम मरीज़ के RFT करवाते हैं जब गुर्दे मुतासर हो रहे हों, तो उससे भी हमें पता चलता है कि मरीज़ के खून के अंदर जो प्रोटीन लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से मरीज़ के फेफड़ों की हवा की जो थैलियाँ हैं उसके अंदर पानी का इज्तिमा हो गया है। मज़ीद पेशाब को चेक करवाएं तो प्रोटीन जो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही होती है, जो हमें यह बताती है कि मरीज़ के अंदर प्रोटीन लॉस की वजह से फेफड़ों की जो हवा की थैलियाँ हैं उसके अंदर पानी का इज्तिमा हो गया है। दोस्तों, हम ये सारी चीज़ों को जब हम सम अप करते हैं तो तिब के मुताबिक हम क्या देखेंगे कि हम इसका इलाज अब क्या कर सकते हैं। जिस वक्त दोस्तों खून की नालियों के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, वो कब बढ़ता है, जिस वक्त खून की नालियों में सुकेड़ वाक़या हो जाता है। और सुकेड़ कब होता है, हमेशा तेज़ाबियत की वजह से, सौदा की ज़्यादती की वजह से और उज़लाती तहरीक की वजह से होता है। अगर किसी मरीज़ के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मरीज़ को वो पल्मोनरी एडिमा है, तो इसका इलाज हम नज़े मुफ़रद आज़ा के मुताबिक मुलय्यन 5 हम देंगे, जिसका नुस्खा मैं आपके सामने भी अभी बता देता हूँ। जिसमें काली मिर्च वो 1 तोला है, उसमें नशादर 2.5 तोला है, सुंड 5 तोला है, सना मक्की 8 तोला है। इन चीज़ों को आप मिक्सअप कीजिएगा
और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल जो है वो सुबह दोपहर शाम दीजिए। तो और ग़िज़ाएँ भी जो हैं वो गुदी असाबी से असाबी गुदी तक रखेंगे तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब ये है ग़िज़ाओं में हम टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी, दाल मूँग की, पेठा यही देंगे। इसमें जो मिसालें हम डालेंगे वो काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ज़ीरा सफ़ेद, मोटी इलायची, बहुत ही कम मिकदार में नमक और ऑयल वगैरह डालेंगे। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 2 से 3 महीने अगर इसको रेगुलर यही मेडिसिन और ग़िज़ाई चार्ट इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ के अंदर जो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और मरीज़ सारी ज़िंदगी ठीक रहता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि गुर्दों की ख़राबी की वजह से है, जिगर की ख़राबी की वजह से है, प्रोटीन की कमी की वजह से है, तो दोस्तों हमेशा ये तीनों जो अमराज़ होते हैं ये खुद ही उज़लाती तहरीक में पैदा होती हैं, जिसकी वजह से उज़लात में तहलील वाक़या हो जाती है, प्रोटीन जिस्म से ख़ारिज होना शुरू हो जाती है। तो फिर हमने क्या करना है कि चूँकि ये खुद ही उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, सफ़रा की ज़्यादती का मर्ज़ है, तो हमने मुख़रज सफ़रा अद्वियात को देना है। जैसे जैसे सफ़रा जिस्म से ख़ारिज होता चले जाएगा इंशाल्लाह प्रोटीन जिस्म से ख़ारिज होना भी कम हो जाएगी, जिगर का फंक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा, गुर्दों का फंक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा और मरीज़ का जो है वो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा भी ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम जो नुस्खा इस्तेमाल करवाता हूँ मैं वह है मुलय्यन नंबर 1, जिसके अंदर जो है वो कलमी शोरा, जौखार, तुख्म कासनी और गुल सुर्ख, या तुख्म कासनी की जगह आप इसे संदल सफ़ेद भी डाल सकते हैं। चारों चीज़ें बराबर वज़न में ले लीजिए और चाहे मतलब आप एक एक स्टाक लेना चाहें या जितनी मिकदार में लेना चाहें आप इनको लीजिएगा, फिर मिक्सअप कीजिए और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल जो दिन में 4 दफ़ा दीजिए। ग़िज़ाएँ वही रखिएगा जैसे मैंने आपको पहले बताई हैं। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा यानी दिल की ख़राबी के अलावा बाकी अगर जो है वो पल्मोनरी एडिमा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे वो भी ठीक हो जाएगा। हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इसाक सुल्तान फ्राम लाहौर।